हेलो एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम टू स्माइल स्पोकन क्लासेस। तो आज आप इस वीडियो में देखेंगे द सोल्जर चैप्टर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे बहुत से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग जानेंगे सोल्जर का क्या मतलब होता है। तो सोल्जर का मतलब होता है सैनिक, और ये लिखा गया है किनके अनुसार? ये लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के अनुसार। काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये पोएम है और इस पोएम से बहुत से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। और ख़ास तौर पे पोएम के लाइन दे दिया जाता है आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी, और ये पूछ दिया जाता है कि ये पोएम का लाइन जो है किस पोएम से लिया गया है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ पोएम का लाइन दे दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि इसको एक्सप्लेन कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इसको एकदम बेहतरीन तरीके से जो है हम इसको लाइन बाय लाइन समझाने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रूपर्ट ब्रूक के बारे में। तो रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ था 1887 में और मरे थे 1915 में। लगभग 28 साल तक वे जीवित रहे थे। तो सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे। Rupert Brooke was born in 1887 and died in 1915. Was born in a well-to-do academic family. इनका जन्म हुआ था एक संपन्न परिवार में, एक धनी परिवार में इनका जन्म हुआ था, एक दौलतमंद परिवार में इनका जन्म हुआ था। His father was a house master. उनके पिता जो थे हाउस मास्टर थे। किस स्कूल के? तो रग्बी स्कूल के। रग्बी स्कूल के वो क्या थे? हाउस मास्टर थे। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। वे रूपर्ट वॉज एजुकेटेड, जहाँ पे वही रग्बी स्कूल में क्या किया गया था? एजुकेट किया गया था। मतलब शुरुआती प्रारंभिक अर्ली एजुकेशन जो था वो कहाँ पे हुआ था उनका? तो वही रग्बी स्कूल में हुआ था। बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, मतलब किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पहले उनका शुरुआती एजुकेशन कहाँ हुआ था? तो वही रग्बी स्कूल में, जहाँ पे उनके पिता क्या थे? हाउस मास्टर थे। W.B. यीट्स, विलियम बटलर यीट्स, द फेमस पोएट, और ये काफ़ी प्रसिद्ध कवि हैं। डिस्क्राइब्ड हिम एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। उन्होंने वर्णन किया है, किनका वर्णन किया है? तो रूपर्ट ब्रूक के बारे में उन्होंने कहा है कि वो जो थे क्या थे? द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे खूबसूरत युवा कौन थे? तो रूपर्ट ब्रूक थे। ये किसने वर्णन किया है? तो W.B. यीट्स ने। मतलब W.B. यीट्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे खूबसूरत युवा, सबसे खूबसूरत पर्सन अगर कह लिया जाए उस समय में कौन थे? तो रूपर्ट ब्रूक थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ही एज्यूम्ड, वो मानते हैं। वो जो है एज्यूम का मतलब होता है मान लेना, ठीक है। वो मानते हैं ए सिंबॉलिक रोल, एक प्रतीकात्मक भूमिका को मानते हैं। दैट इवेंचुअली, जो अंत में टर्न इनटू द मीथ, एक कथा के रूप में बदल जाता है। ऑफ ए यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर, मतलब एक युद्ध में मारा गया एक युवा का प्रतीकात्मक रोल के बारे में जो है इसमें अंत में क्या किया जाता है? एक वर्णन किया जाता है। ही डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया ऑन अप्रैल 23, 1915। उनका जो मृत्यु हुआ था वो सेप्टिसेमिया के कारण इनका क्या हो गया था? डेथ हो गया था। ऑन अप्रैल 23, 1915 इनका जो मृत्यु हुआ था 23 अप्रैल 1915 में इनका मृत्यु हो गया था सेप्टिसेमिया बीमारी के कारण। सेप्टिसेमिया में क्या होता है कि इन्फेक्शन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड में जब इन्फेक्शन हो जाता है तो पूरे बॉडी जो है वो क्या होने लगता है? स्वेलिंग होने लगता है, फूलने लगता है, और इस कारण से इनका क्या हो गया था? डेथ हो गया था। ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनोज इन द एजियन ऑन हिज वे टू ए बैटल एट गैवीपोली, मतलब एक आइलैंड है, आइलैंड का नाम क्या है? लेमनोज। इन द एजियन ऑन हिज वे टू बैटल एट गैवीपोली, मतलब वो युद्ध में ही जो है उनका ब्लड में क्या हो गया था? युद्ध के दौरान उनके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया था और इसी इन्फेक्शंस के कारण इनका क्या हुआ? डेथ हो गया था 23 अप्रैल 1915, 23 अप्रैल 1915 में।
ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज ए वार पोएट, ब्रूक को याद किया जाता है, वार पोएट के रूप में याद किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है और ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए एकदम फेवरेट पॉइंट्स है। और जैसे इसके पहले पढ़ाए थे आपको एन एपिटाफ, उसमें जो है वॉल्टर डिलामेयर को चिल्ड्रेंस पोएट के नाम से जाना जाता है, तो रूपर्ट ब्रूक को जो है वार पोएट के नाम से जाना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इंस्पायर्ड, जो प्रेरित किया, जिन्होंने प्रेरित किया, पेट्रियोटिज्म, किस चीज़ को प्रेरित किया, किस, तो पेट्रियोटिज्म, देशभक्ति, इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, मतलब ये पहले वर्ल्ड वार में जो है इन्होंने देशभक्ति को जो है वो क्या किए थे, प्रेरित किए थे। ठीक है। और रूपर्ट ब्रूक को किस नाम से जाना जाता है, तो वार पोएट के नाम से जाना जाता है। हिज रेपुटेशन चीफली रेस्ट्स ऑन 5 वॉर सोनेट्स, उनका जो ख्याति जो है 5 वार सोनेट्स के रूप में है। ऑफ विच द सोल्जर, उसमें से सोल्जर भी है, इज अनडाउटेडली द बेस्ट एंड द मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड, मतलब बिना शक के, अनडाउटेडली मतलब बिना शक के जो है अगर कहा जाए तो सोल्जर जो है ये सबसे बेहतरीन पोएम है। और सोनेट, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सोनेट। सोनेट एक पोएम का ही एक प्रकार है। ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट। 14 लाइन का जो पोएम होता है, 14 लाइन का जो पोएम होता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सोनेट्स कहते हैं। ठीक है। द फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव, जो शुरुआत का जो 8 लाइन का जो पोएम होता है, 8 लाइन का जो पोएम होता है उसको ऑक्टेव कहते हैं। 8 लाइन्स के पोएम को क्या कहते हैं, ऑक्टेव। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और लास्ट का जो 6 लाइन जो होता है उसको क्या कहते हैं, सेस्टेट। सेस्टेट काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सोनेट किसे कहते हैं, ए पोएम ऑफ 14 लाइन्स इज कॉल्ड सोनेट। द फर्स्ट 8 लाइन्स आर कॉल्ड ऑक्टेव एंड द लास्ट 6 लाइन्स आर कॉल्ड सेस्टेट। तो हम लोग देख लिए इस रूपर्ट ब्रूक के बारे में। अब आते हैं इस पोएम की तरफ आते हैं। और ये पोएम जो है काफ़ी बेहतरीन पोएम है और इन्होंने ख़ास तौर पे वार पे ज़्यादातर लिखे थे, इसलिए इनको वार पोएट के नाम से जाना जाता है। तो आते हैं, अब पोएम में आते हैं। द सोल्जर, पहला लाइन है, इफ़ आई शुड डाई, इसका मतलब होगा यदि मैं मर जाऊं, यदि मैं मर जाऊं। थिंक ओनली दिस ऑफ मी, थिंक ओनली, सोचो, ओनली दिस ऑफ मी, केवल मेरे बारे में सोचो। दैट देयर इज सम कॉर्नर, दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, फॉरेन का मतलब होता है विदेशी, विदेश, फील्ड का मतलब ज़मीन कह लीजिए। तो कह रहा है कि यदि मैं मर जाता हूँ, यदि मैं मर जाऊँ, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, केवल किसके बारे में सोचो, मेरे बारे में सोचो। दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, कॉर्नर का मतलब होता है कोना। तो कहा जा रहा है कि विदेशी ज़मीन का जो छोटा सा जो कोना होगा, दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड, वो हमेशा किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। ये देशभक्ति कविता लिखा गया है रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। ये कहते हैं कि यदि मैं लड़ते लड़ते मैं शहीद हो जाता हूँ, मर जाता हूँ, तो थिंक ओनली दिस ऑफ मी, केवल मेरे बारे में ये सोचो कि दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, कि जिस विदेशी ज़मीन में अगर मैं शहीद हो जाता हूँ, मुझे दफना दिया जाता है, तो हमेशा के लिए वो ज़मीन, जिस मिट्टी में मुझे दफनाया जाएगा, वो मिट्टी हमेशा के लिए किसका हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। अगला लाइन है, देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ, कहा जा रहा है कि देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ, उस धनी धरती में, मतलब मैं जिस देश में मैं लड़ रहा हूँ वो धरती कैसी है, तो धनी है। ए रिचर डस्ट कंसील्ड, ए रिचर, उस धनी धरती में, डस्ट का मतलब होता है धूल, लेकिन यहाँ पे मतलब होगा शरीर, बॉडी। ये लिखा गया है कि जिस धरती पे मैं लड़ रहा हूँ वो धरती धनी है। अगर मैं शहीद हो जाता हूँ, अगर मैं मर जाता हूँ, तो ये जो मेरा शरीर जो है उस मिट्टी में मिलेगा,
तो वो मिट्टी भी क्या हो जाएगा, इंग्लैंड का हो जाएगा। और वो मिट्टी धनी है, जैसे उस मिट्टी में ये मेरा शरीर मिलेगा, मतलब ये मिट्टी मिलेगा, मिट्टी का मतलब यहाँ पे शरीर के बारे में बताया गया है, तो वो मिट्टी भी क्या हो जाएगा, और समृद्ध हो जाएगा और धनी हो जाएगा। ठीक है। ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर्ड, इस डस्ट को किसने जन्म दिया। डस्ट का मतलब होता है यहाँ पे मतलब होगा बॉडी, शरीर। जैसे कहा जाता है ना कि शरीर जो है मिट्टी से बना हुआ है, तो वही बात इसमें दर्शाया गया है। ए डस्ट होम इंग्लैंड बोर्ड, इस शरीर को किसने जन्म दिया है, तो इंग्लैंड ने जन्म दिया है। तो ये बार बार जो है इंग्लैंड की तारीफ़ करते हैं, हर लाइन में जो है कमोबेश जो है वो इंग्लैंड की तारीफ़ करते हैं। ठीक है। शेप्ड, आकार दिया है, रूप दिया है, किसने रूप दिया है, तो इंग्लैंड ने दिया है। मेड अवेयर, और इसी इंग्लैंड ने हमें क्या किया है, जागरूक बनाया है। गिव वंस हर फ्लावर्स टू लव, और उन्होंने फूल दिए हैं, प्यार करने के लिए फूल दिए हैं। हर वेज टू रोम, और इंग्लैंड जो है भटकने के लिए, चहलकदमी करने के लिए, घूमने के लिए क्या दिए हैं, रास्ते दिए हैं। मतलब ये बार बार जो है वो इंग्लैंड देश की काफ़ी सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और ये शुक्रगुजार हैं अपने देश के प्रति। तो हम सभी को भी जो है अपने देश के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि हम जिस माहौल में हैं, जिस देश में हैं, वो जो भी चीज़ देख रहे हैं, जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों की देश का ही चीज़ है। और इस वजह से हमें अपने देश का जो है क्या करना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए। सभी को अपने देश के प्रति वो एहसानमंद होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये बार बार जो है रूपर्ट ब्रूक जो है अपने देश के प्रति काफ़ी शुक्रगुजार हैं, काफ़ी प्रशंसा करते हैं, और काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं अपने देश को, काफ़ी सम्मान की नज़र से जो है वो मतलब देखते हैं अपने देश को। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, ये शरीर किसका है, इंग्लैंड का है। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और इसी शरीर, ये शरीर जो है किसका है, तो इंग्लैंड का है। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और ये सांस कहाँ ले रहा है, तो इंग्लिश एयर में। इंग्लिश मतलब ब्रिटेन में, जो इंग्लैंड में क्या कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं। ठीक है। तो इस लाइन तक अभी तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला स्टैंजा, वॉश्ड बाय द रिवर्स, इस शरीर को किसने धोया है, तो नदियों ने धोया है। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और जो घर का जो सूरज जो है इस शरीर को क्या किया है, आशीर्वाद दिया है। तो सूरज तो वैसे एक ही है, लेकिन ये यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे शरीर को किसने आशीर्वाद दिया है, तो सूरज ने आशीर्वाद दिया है। और इस शरीर को किसने धोया है, तो नदियों ने धोया है। एंड थिंक, और सोचो, दिस हार्ट, इस दिल में, ऑल एविल शेड अवे, जितने भी बुराइयां हैं वो सभी के सभी क्या हो गई हैं, मतलब दूर हो गई हैं। ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, ये जो इटर्नल माइंड है, पल्स का मतलब होता है वैसे धड़कन होता है, मिजाज भी कह सकते हैं इसमें। इटर्नल का मतलब होता है शाश्वत, अविनाशी, अनंत। कह है कि इस दिमाग में, ये अविनाशी दिमाग में क्या है, एक धड़कन है, एक मिजाज है। नो लेस गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड्स गिवन, कहीं ना कहीं ये जो सोच जो आया है, इस सोच को किसने बनाया है, तो इंग्लैंड ने बनाया, इंग्लैंड ने दिया है। हर साइट्स एंड साउंड्स, और उसी ने खूबसूरत नज़ारे दिए हैं, एंड साउंड्स, और बहुत ही प्यारी प्यारी आवाज़ें दिए हैं। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, और सपना कैसा है, तो हैप्पी है, एकदम खुशनुमा कह सकते हैं कि ये सपने दिए हैं। एंड लाफ्टर, और खुशी। लर्नड ऑफ फ्रेंड्स, ये जो ठहाके हंसी जो है ये किससे मैंने सीखा है, तो अपने दोस्तों से सीखा है। एंड जेंटलनेस, और ये जेंटलनेस, विनम्रता, ये जो जेंटलनेस जो है मैंने किससे सीखा है, तो अपने दोस्तों से सीखा है। इंग्लैंड ने हमें खूबसूरत नज़ारे दिए हैं, इंग्लैंड ने एक प्यारी सी जो है आवाज़ दी है, रास्ते दिए हैं, प्यार करने के लिए फूल दिए हैं, चहलकदमी करने के लिए रास्ते दिए हैं। मैंने अपने दोस्तों से ठहाके हंसी मजाक जो है अपने दोस्तों से सीखा है, विनम्रता भी अपने दोस्तों से सीखा है। इन हार्ट्स एट पीस, इस हृदय में क्या है, शांति है, इस हृदय में शांति है।
अंडर एन इंग्लिश हेवन, ये अंग्रेजी स्वर्ग के नीचे क्या है, हमारे दिल में एक शांति है। तो ये आपका एक पोएम है जो काफ़ी खूबसूरत पोएम है। ये बार बार जो है अपने इंग्लैंड देश की काफ़ी तारीफ़ करते हैं और हर बात में जो है वो इंग्लैंड की जो है तारीफ़ कर रहे हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएम था और ये रूपर्ट ब्रूक जो है अपने देश के प्रति काफ़ी ग्रेटफुल है, एहसानमंद है, शुक्रगुजार है। तो इस तरीके से हमें भी अपने देश के प्रति क्या होना चाहिए, एक शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि देश ने हमें जो कुछ भी दिया है उसका हमें क्या करना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो यही आपका एक पोएम था। फिर अगले वीडियो में देखेंगे इस पोएम से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं या आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चंस पे हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।